यात्रा के दौरान दिखे। मैं जब राहुल जी से मिलता था घर पे, तो मैं अक्सर सोचता था कि यार दुनिया का हर आदमी, हिंदुस्तान का हर आदमी काश राहुल गांधी से मिल ले एक बार, क्योंकि जिस दिन वो राहुल गांधी से मिल लेगा वो समझ जाएगा कि असली राहुल गांधी कौन है। देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया पर इमरान प्रतापगढ़ी का ये इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें इनसे तरह तरह के सवाल किए गए, इनसे पॉलिटिक्स में आने से पहले के सवाल, बाद के सवाल कि आप इस चीज़ में यानी पॉलिटिक्स में आप किस तरह आए, किसके ज़रिए आए और आपने क्या क्या सोच रखा था इस बारे में। वो बहुत सारे सवाल जो करने चाहिए थे वो एंकर ने इमरान प्रतापगढ़ी से इस वीडियो के अंदर किए हैं। चलिए आप मुकम्मल एक मरतबा इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। चलिए वीडियो आप देखिए। वो जो व्हाट्सएप पे सुबह सुबह कचरा आता है राहुल जी के बारे में, राहुल गांधी वो नहीं है। राहुल गांधी बहुत अलग, बहुत प्यारे इंसान है। कौन लगा रहा है इल्जाम? मुझे इस दुनिया में अपना सिक्का जमाना है। हर आदमी अपना सिक्का जमाने आता है। आज भी आपके अतीक अहमद के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें आप उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के इल्जामों से डर करके आप शायरी तो नहीं छोड़ सकते, आप मजलूमों की आवाज उठाना नहीं बंद कर सकते ना। जबरन बरसाए गए फूल और अपने आप बरसे हुए फूलों में बहुत फर्क होता है। लेकिन वो ये कहना भूल गए कि भाजपा के नेताओं से बचाओ, तो दरअसल उनका नारा वहां जाके पूरा हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे तेलंगाना के नेता उत्तर प्रदेश से गए हैं। अरबों रुपए राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए भाजपा ने, आरएसएस ने खर्च किया। लेकिन आपने देखा होगा कि फिर इन 2-3 हमलों के बाद भाजपा बैकफुट पे आ गई। जिनको काटा गया नफरतों के सबब, मैं खड़ा हूँ हर ऐसे शजर के लिए। जब हाकिम तानाशाह हो जाए तो वो शायरों से डरने लगता है, लेकिन लीडर्स जब रैलियों में जाते हैं तो शेर व शायरी का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या हो जब एक शायर ही पॉलिटिशियन हो जाए? वो एक शायर है, वो एक सियासतदान है, उनका नाम इमरान है। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से, लेकिन आप आते हैं उत्तर प्रदेश से। आप हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए आवाज उठाते आए हैं, पहले मुशायरों में और अब एक अरसे से कांग्रेस की रैलियों में। आप कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान का इमरान खान हूं और हम भी हिंदुस्तान की माहिरा खान हैं। तो आज क्लियर कट पॉडकास्ट में जानते हैं कि आपकी पोएट्री में कितना पॉलिटिक्स है और आपकी पॉलिटिक्स में कितनी पोएट्री है और आपकी जाती जिंदगी में कितनी पोएट्री और पॉलिटिक्स है। इमरान सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपको आज बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ये पॉडकास्ट की शुरुआत है तो इसमें मेरा भी थोड़ा योगदान है, तो इतनी परेशानी बनती है थोड़ी सी। और मॉनसून सेशन कैसा चल रहा है? सुना है कि ऑपोजिशन पे बहुत बारिश हो रही है। किसी का शेर है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। तो हुकूमत नहीं चाहती कि कोई बोले और इसके लिए वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं, जिस वजह से पार्लियामेंट में भी कोई बोल ना सके, ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। इसलिए डेली पार्लियामेंट या तो अर्जेंट हो जाती है या फिर अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। तो हाँ, उसका भी लुत्फ ले रहे हैं। बड़े सपने लेकर के पार्लियामेंट आए थे, धीरे धीरे भरम टूट रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है फिलहाल। सर, हम आपको इमरान बोले सिर्फ? जी, मैं इमरान ही हूँ, मुझे इमरान ही बुलाएं आप। जी इमरान, आप ये बताएं कि आपने जब पिछले दफा हमारी मुलाकात हुई थी, आपने बताया था कि आपने 12वीं क्लास में पहली दफा जीन्स पहने थे। तो आप ऐसे कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं और अब वापस आपको कुर्ता पजामा पहनना पड़ रहा है, तो क्या ये राजनीति आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है दोबारा? सवाल आपका अच्छा है। दरअसल वो आप उसे ये नहीं कह सकते कि बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी। अब वो हम जिस पृष्ठभूमि से, जो गांव में जहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ एक तरह से मिजाज भी नहीं है लोगों का, कल्चर भी नहीं है। तो वहाँ पैंट शर्ट पहनते हैं लोग, जीन्स चलन में नहीं था हमारे यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि जब शहर पढ़ने आए तो जीन्स से मुलाकात हुई। जीन्स को लेकर के फिल्मों में जब किसी एक्टर को पहने देखते थे तो एक ख्वाब होता था, जीन्स लुभाती है लोगों को। तो ऐसे में देर से मिली, लेकिन ठीक है। फिर कुछ दिन बाद अपने आप छूट गई, क्योंकि ज़िंदगी मुशायरों में चली गई, तो वो वहाँ का पहनावा नहीं था, तो अपने आप छूट गया। अब सियासत में आ गया तो जो मुशायरों में पहनता था वही सियासत में पहन रहा हूँ। सियासत का पहनावा मेरे लिए नया नहीं है। जी।
जी, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी में मास्टर्स किया है आपने, और इसी दौरान आपने शेरो शायरी से आपको शगफ हो गया। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि आपकी कोई माशूका रही होगी या ऐसा कुछ आपका माहौल रहा होगा जिसके वजह से आपने शेरो शायरी की तरफ रुझान आपका हुआ? शायरों को लेकर के दो अजीब भरम है लोगों के दिलो दिमाग में। पहला ये कि अगर मोहब्बत की है, दिल टूटा है, तभी शायरी कर सकता है। दूसरा भरम यह है कि शराब पीता है तभी अच्छे शेर कह सकता है। मैं इन दोनों चीज़ों से मतलब मैं ये कहूँ कि बिना इसके शायरी शुरू हुई, क्योंकि मैं जिस तरह की शायरी करता हूँ मैं उसमें महबूबा के जुल्फ, आंचल, लबो रुखसार से ज़्यादा किसी रोती हुई माँ की चीखें, उसके आंसू मेरी नज़मों का उन्वान हुआ करते हैं। ऐसे में मोहब्बत की वजह से शायरी जैसा कुछ नहीं रहा। मोहब्बत बहुत रही ज़िंदगी में, प्यार बहुत मिल रहा है, तो दुनिया भर का प्यार मिलता है। खुशनसीब हूँ इस मामले में। आप यूनिवर्सिटी के वक्त से फ्री स्पीच के एडवोकेट रहे हैं, आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया करते हैं, और अब एक डेकेड हो गया है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते तो क्या आप सेम इसी जोरों शोरों से आप पार्टिसिपेट करते हैं, कि आप अपने आप को थोड़ा बांध लेते माहौल को देख के? नहीं, बिल्कुल। मुझे याद है कि 2014 में जब हुकूमत बदली, निज़ाम बदला, तो बंदिशें लगाने की कोशिशें हुई, हर आवाज़ को दबाया जा रहा था। लेकिन मेरा एक शेर है कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना एक मिजाज है, और वो सिखाती है कि आप बिना डरे, बिना झिझके अपनी बात रखें, और उस मिट्टी का बड़ा असर है मेरे ऊपर। मेरी परवरिश हुई है इलाहाबाद में, तो आज भी अगर यूनिवर्सिटी में होता तो शायद और जोर शोर से बोल रहा होता। पार्लियामेंट में भी बोलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी में ही खड़ा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल उसी वक्त के छात्र की तरह अपनी बात रखूं, बोलूं, और इसीलिए मैंने पहली स्पीच जो मेरी पार्लियामेंट में हुई वो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो फी बढ़ी थी उस पर मैंने, और जितने देश के कैंपस हैं उन पर अपनी बात रखी, और बिल्कुल एक छात्र बन के ही रखी थी। तो आप इमरान खान से इमरान प्रतापगढ़ी कब बन गए? हाँ, ये माजी में जाने पे कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि कब बन गया, कैसे बन गया। मुझे लगता है कि नसीब तय करता है कि आपको क्या बनना है। हम ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ माँ बाप तक को ये नहीं इल्म रहता कि बच्चे को क्या बनाना है। हमें भी नहीं पता था। हाई स्कूल कर लिया, फिर इंटर कर लिया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया, फिर कुछ नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर बीच में जर्नलिज्म कर लिया। कुछ भी पता नहीं था ज़िंदगी में क्या करना है। फिर बीच में वालिद साहब चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, वालिद साहब के दोस्त चाहते थे मैं यूपीएससी करूं। अलग अलग सपने होते हैं, और गांव में एक बच्चे को लेकर के पूरा गांव सपने देखता है। आज भी गांव में अच्छी बात है कि ये मोहब्बत और ये जुड़ाव जिंदा है। तो मुझे इंटरमीडिएट में ऐसा महसूस हुआ कि मैं दोनों के लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी और काम के लिए बना हूँ। तो शायरी की तरफ रुझान था, मुशायरे सुनने जाता था, लोगों को ज़मीन में बैठ के सुना है कवि सम्मेलन मुशायरों में। तो वहाँ से महसूस हुआ कि मेरी दुनिया अलग है और मुझे दूसरी तरफ जाना है। और जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने आ गया तो फिर थोड़ी आज़ादी मिली, फिर मैंने उसका फ़ायदा उठाया और आज शायर बन के आपके सामने बैठा हूँ। सर, आपको सोशल मीडिया में आप काफ़ी वायरल हो जाते हैं, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी उठा सकता है और एकदम से गिरा भी सकता है। आपके लिए ये किस तरह से साबित हुआ, अच्छा या बुरा? हर चीज़ के दो पहलू हैं, और मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है हम जैसे किसी भी गांव से निकले हुए बच्चे को किसी भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। वरना हम तो किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं थे, हमारे पीछे कोई मीडिया हाउस नहीं था, तो हम तो गुमनाम ही रह जाते। लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में मल्टीमीडिया मोबाइल जब आया, मुझे लगता है 2012, 11, 13 का जो दौर था, उस दौरान जब ब्लूटूथ से चीज़ें शेयर होती थी, मैं उस दौर का बना हुआ शायर हूँ। और अगर वो सब ना होता, सोशल मीडिया ना होता, मल्टीमीडिया मोबाइल ना होते, तो शायद मैं किसी उस्ताद का झोला ढो रहा होता पीछे और उसकी मर्जी से चल रहा होता। अच्छी चीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में यह रही कि सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में। क्या आप ये मानते हैं कि आप सोशल मीडिया के बनाए हुए पॉलिटिशियन हैं?
नहीं, मैं पॉलिटिशियन बनाया हुआ किसी का नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता, मैं शायर खुद से बना हूँ, खुदा ने बनाया है मुझे, और शायर कोई बन के पैदा नहीं होता, ये कहावत है। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने अंदर के हुनर को तराश के छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बिना हुनर के आप पैदा हुए हैं तो आप शायर नहीं बन सकते कम से कम। तो शायर मुझे खुदा ने बना के पैदा किया, पॉलिटिशियन तो हालात ने बना दिया, मुझे ऐसा लगता है। मेरी ये दुनिया नहीं थी, मैं इस दुनिया में कभी आना भी नहीं चाहता था, लेकिन 2012 के बाद मुल्क में जो कुछ घट रहा था उसने मुझे बहुत मुतासिर किया, और फिर मेरी शायरी जो है वो मुद्दों की शायरी हो गई, या यूं कहिए कि मैं सियासत पर लिखने लगा, या यूं कहिए कि जो हाशिए पर छोड़ दिए गए लोग थे जिन्हें मीडिया जगह नहीं देता था अपने स्पेस में, मैं कोशिश करता था कि मैं उनकी आवाज़ बन के बोलूं। तो सियासत से मैं अछूता नहीं रह गया था, और नसीब बनाता है किसी को भी कुछ, मैं इस पे बहुत यकीन रखता हूँ। किसी मीडिया, किसी सोशल मीडिया, किसी अखबार से हम पैदा नहीं हुए हैं बस। लेकिन सोशल मीडिया का एक ड्रॉबैक भी है कि आप इम्प्रिंट्स अपने छोड़ देते हैं। आज भी आपके अतीक अहमद के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें आप उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इस तरह के तमाम मंचों पर जब आप कवि सम्मेलनों में होते हैं तो आपको बहुत सारे लोग बतौर मुख्य अतिथि मिलते हैं, और मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पॉलिटिक्स में हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, तो जाहिर सी बात है आप बतौर शायर वहाँ गए हैं तो आप तारीफ भी करेंगे, बोलेंगे भी, दुआ सलाम भी होगी। मैंने तो किसी मुशायरे में तारीफ के 2 लफ्ज़ पढ़े थे, और यहाँ तो पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी गई। तो जमहूरियत में जो निज़ाम है आप उसे फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करते आपने जो किया? क्यों इसमें कम, मैंने क्या बुरा क्या किया है? मैंने किस बात का रिग्रेट? आप पे इल्जाम लगा रही है। कौन लगा रहा है इल्जाम? बीजेपी। बीजेपी तो सब पे इल्जाम लगा रही है, हर अच्छे इंसान पे इल्जाम लगा रही है। उसके लिए क्या किया जाए? बीजेपी के इल्जामों से डर करके आप शायरी तो नहीं छोड़ सकते, आप मजलूमों की आवाज उठाना नहीं बंद कर सकते ना। वो तो हर आवाज को चाहते हैं कि चाहे इल्जाम लगा के, चाहे डरा के, चाहे धमका के उसे चुप करा देना है बस, क्योंकि वो अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी सच्ची आवाज को नहीं पसंद करते। बेशक हम यही चाहेंगे कि मजलूमों पे जुल्म बंद हो जाए, लेकिन आप एक मुसलमान के लीडर हैं, मुसलमानों पे क्या बीतती होगी जब हमें गद्दार करार दिया जाता है? अब माहिरा जी, मुझे लगता है कि बार बार जब किसी भी मेरे जैसे किसी इंसान को जब ये बार बार कहा जाता है कि आप मुसलमानों के लीडर हैं, मुसलमानों के लीडर हैं, मुझे लगता है कि ये लक़ब जो है ना वो बहुत, मैं इसे बहुत अच्छे से मतलब खुश होकर कबूल नहीं करता हूँ। मुझे लगता है मैं सबका लीडर हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों का क्यों हूँ? मैं सबका लीडर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज़ थोड़ी उठा रहा हूँ। मैं फीस वृद्धि पे बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, मैं हार्ट अटैक से होने वाली मौतों पे बात कर रहा हूँ, मैं बुनकरों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। तो ये एक फ्रेम बनाया जाता है ना, आपको टाइप्ड किया जाता है, मुझे लगता है वो सबसे पहले चिपकाया जाता है किसी मुसलमान नेता पर। और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मुसलमान भी हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है। और बाकी किसी और पे तो ये नहीं चिपका दिया जाता कि आप हिंदुओं के नेता हैं, आप सरदारों के नेता हैं, आप फलाने के नेता हैं। तो सिर्फ किसी मुस्लिम नेता से ये क्यों कहा जाता है कि आप मुसलमानों के नेता हैं? ये एक ट्रैप है, मुझे लगता है कि इससे हमें बचना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सबकी आवाज़ बनूं, जिन पे जुल्म हो रहा है उनके लिए ज़्यादा बोलूं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस दौर में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इस दौर में दलितों पे बहुत जुल्म हो रहा है। इस पूरे दौर में अगर आप महसूस करेंगे तो ये पाएंगे कि जो भी हाशिए पर हैं, जो भी कमज़ोर हैं, जो भी गरीब हैं, वो निशाने पर हैं। वो हुकूमत के भी निशाने पर हैं, वो सिस्टम के भी निशाने पर हैं, वो जमहूरियत के जितने खंबे हैं उन सब से इंसाफ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो हमें उनकी आवाज़ उठाना है, बोलना है। उससे कोई खुश हो, कोई नाराज़ हो, उससे मेरी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम जो पोलराइजेशन हो रहा है, और मुस्लिम पोलराइजेशन जो है ये पूरा अपीजमेंट करने के लिए मुसलमानों को, और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक मिथ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला था, कुरैशी साहब ने, जब वो थे यूपीए की सरकार में, तब वो बोला करते थे कि मुस्लिम के जो अपीजमेंट है वो पूरा मिथ है। आपको लगता है कि पूरा मिथ है ये चीज, ये पूरा कॉन्सेप्ट? ये लफ्ज ही मिथ है। दरअसल ये अपीजमेंट, तुष्टीकरण, ये लफ्ज है, ये किसके द्वारा गढ़ा गया है और क्यों गढ़ा गया है? मुसलमान भी इस देश का एक जिम्मेदार शहरी है, हिस्सा है इस मुल्क का, इस मुल्क की मिट्टी से बना है वो। तो अगर उसके लिए कोई योजना लागू की जा रही है, अगर उसके इलाके में सड़क बन रही है,
अगर वो जहां रह रहा है वहां नगर निगम का पानी जा रहा है, अगर उसके पढ़ने के लिए स्कूल बन रहा है, तो ये अपीजमेंट कैसे है? मैं इस लफ्ज को मानने से इनकार करता हूं। ये आरएसएस और बीजेपी का गढ़ा गया लफ्ज है और पूरी तरह से झूठा लफ्ज है, और इस लफ्ज को हमेशा कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी पसमानदा पॉलिटिक्स और किसी को एमएलसी बना रही है, और चलिए 3 एमपीज को पार्लियामेंट से बाहर करने के बाद कोई एक तारिक मंसूर साहब है, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रही है, तो क्या कोई ये कहने की हिम्मत करेगा कि भाजपा मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है? नहीं करेगा ना। अगर नरेंद्र मोदी जी अजमेर चादर भेज रहे हैं तो क्या मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं? नहीं, एक रवायत है, निभा रहे हैं। सर ये शायद पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतना पोलराइजेशन हो चुका है कि शायद आज कोई भी पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट एक्चुअल में कर भी नहीं रही है। कि ग्राउंड लेवल में कोई मुस्लिम सपोर्टर खड़ा है कोई भी पार्टी? नहीं, सपोर्ट करने के लिए खड़ा होना दूसरी बात है, और अपीजमेंट करने की बात करना एक अलग बात है। खड़ा होना चाहिए, मैंने कहा ना, हर मजलूम के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको। दलितों के साथ सदियों से जुल्म हो रहा है और बातें की गई, लोग खड़े नहीं हुए, ये सच्चाई है। आज मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई खड़ा हो, कोई बोले, और ऐसे में जितना हम सब से बन पड़ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, अगर कहीं किसी का घर जल रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ये ना देखें कि धुआं किसी मुसलमान के घर से उठ रहा है या हिंदू के घर से उठ रहा है। अगर मणिपुर जल रहा है तो हमें तब भी उतना ही दर्द है, और अगर नूह मेवात जल रहा है हमें तब भी उतना ही दर्द है। हमारा दर्द किसी मजहब को देख करके अपना पैमाना नहीं बदलता है, और ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी है। कांग्रेस किसी भी जात, मजहब, धर्म की राजनीति नहीं करती, वो संविधान को मानती है, और संविधान ने कहा है कि इस देश का हर नागरिक समान अधिकार रखता है, चाहे वो कोई अंबानी हो या कोई इमरान प्रतापगढ़ी हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई संदीप हो, सबके हक बराबर हैं। उतना ही मेरे भी वोट की अहमियत है जितना अमित शाह के वोट की अहमियत है, और उतना ही किसी सुरेश के भी वोट की अहमियत है जितना राहुल गांधी जी के वोट की अहमियत है। तो जब जमहूरियत ने, संविधान ने सबको बराबर हक दिया है, तो फिर मुझे लगता है कि ये नैरेटिव बनाना असल सियासत है। जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं। सर ये जमहूरियत तो है, लेकिन आपने कहा मेवात जल रहा है, नूह जल रहा है, उसके अलावा भी ऐसा नैरेटिव निकलता है और कपड़ों से पहचान लिया जाता है मुसलमानों को, भले वो ट्रेन में हो, बसों में हो, सड़कों में हो। तो मुसलमानों का फ्यूचर क्या है हिंदुस्तान में? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि मुल्क का हाकिम जो है इस तरह की बातें करता है, जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब वो संसद के अंदर खड़े होकर के संविधान की शपथ ले रहे थे, तो फिर उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अफसोस कि हमारी आंखें ये देख रही हैं और हमारे कान ये सुन रहे हैं। अब मसला ये है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है। मैं जब कभी इस तरह के हालात से गुजरता हूं तो मैं 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े हुए मौलाना आज़ाद की तकरीर सुनता हूं, और फिर मुझे बहुत ताकत मिलती है। मुझे लगता है कि ये जो चंद नफरती चिंटू घूम रहे हैं, जिन्होंने किसी गरीब के रजाई कंबल की दुकान में आग लगा दिया, किसी पंचर वाले की दुकान में आग लगा दिया, किसी का ढाबा नारा लगा करके तोड़ दिया, उन्हें लगता है कि वो किसी पूरी एक नस्ल को मिटा देंगे। उन्हें अगर ये लगता है कि कभी किसी दलित को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया तो आप पूरे दलित समाज को मिटा देंगे, नहीं कर पाएंगे आप इतिहास में कहीं दर्ज भी नहीं होंगे। 4 लोग आपसे डर जाएंगे हो सकता है मौके पर, लेकिन आएंगी, सदियां आएंगी जाएंगी, नस्लें आएंगी जाएंगी, मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, लोग जिंदा रहते हैं। चले, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन आप माइनॉरिटी सेल के, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं, चेयरमैन हैं, आपने क्या किया है और आपने क्या करने का प्लान किया है मुसलमानों के लिए? देखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, मेरे डिपार्टमेंट में 6 कम्युनिटीज हैं जो हिस्सा हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इतना नैरेटिव बना दिया गया है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं। माइनॉरिटी इस देश में 6 कम्युनिटीज हैं। जैन हैं, उनमें बौद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं। लेकिन जब भी माइनॉरिटी का जिक्र आता है, मुसलमान पहला लफ्ज निकलता है। ये इतना बना दिया गया है कि हमारे दिमाग में भी पहला लफ्ज वही आता है। तो ये भाजपा, मीडिया, आरएसएस सबके सहयोग से बनाया गया नैरेटिव है। ऐसे में मैं उन 6 कम्युनिटीज, कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, और ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, भाजपा में भी है,
और भाजपा में भी वही 6 कम्युनिटीज आती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो एज ए डिपार्टमेंट हेड मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संगठन को मजबूत करूँ। मैं पिछले 2 साल से लीड कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राउंड तक जाऊँ, डिपार्टमेंट को विजिबल करूँ, और कुछ हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। बाकी पूरे मुल्क में जहाँ भी मसले हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचें, उनके दर्द में उनके साथ खड़े हों। और मैं एक एक करके गिनाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, और मैं खुश हूं कि एक बदलाव आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। जो कभी हमसे नाराज थे, हम उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सही कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट के तहत 1992 के तहत 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं ज्यादा तादाद में हैं। और आज जब चर्चों को जला दिया जाता है और सरदारों को खालिस्तानी करार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को लीडरशिप लेनी चाहिए सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए? नहीं, मुसलमान ने हमेशा आगे बढ़ के अगुवाई की है। सेकुलरिज्म को अपने सबसे मजबूत कंधों पे मुसलमानों ने ढोया है, इसमें कोई तो राय नहीं। आप 1947 में क्या माहौल रहा होगा, तसव्वुर करिए। आज का जो माहौल है, हम सोचते हैं ना कि बहुत ही बुरा माहौल है, हमें ऐसा लगता है कि नफरत चारों तरफ भरी पड़ी है। लेकिन सोचिए कि 1947 में क्या माहौल रहा होगा, जब सरहद के इस पार और उस पार से लाशें बिछी थी दोनों तरफ। ऐसे में भी आगे बढ़ करके सेकुलरिज्म को अपने कंधों पर पूरी मजबूती के साथ लेकर के खड़े थे लोग। तब भी नहीं हारे, अब भी नहीं हारेंगे, लड़ेंगे। किसी का एक शेर है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? तो नहीं छोड़ सकते, डरेंगे भी नहीं, खड़े रहेंगे, लड़ेंगे। और संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान ने जो ताकत दी है, उसको अपनी नजर में रख करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। जरूर। सर, आपने लिखा है मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, और ये काफी वायरल हो रही है। आप बताइए कि आप मणिपुर कब जा रहे हैं मरहम लगाने? मैं अभी, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मैं अभी डेलीगेशन गया, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसमें भी जाऊं, लेकिन पार्टी ने हमारे 2 जो नॉर्थ ईस्ट के एक तरह से असम के नेता हमारे गौरव गोगोई जी और हमारे अधीर रंजन चौधरी जी को भेजा, क्योंकि वो उसी जोन से आते हैं। बाकी वहाँ हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हमारे स्टेट चेयरमैन काम कर रहे हैं, और मैं कई डेलीगेशन से मिल चुका, मणिपुर के छात्रों के डेलीगेशन से यहाँ घर पे मिल चुका, AICC में मुलाकात कर चुका, और पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद भी जाऊँ, रिलीफ कैंपों में जाऊँ, लोगों का दर्द बांटूँ। कुछ लोग दिल्ली भी आकर के रुके हुए हैं, जो यहाँ राहत शिविर जैसा उन्होंने शरण ले रखी है, मैं उनसे भी राब्ते में हूँ। हम मणिपुर के साथ खड़े, हमारी पूरी लीडरशिप मणिपुर के साथ खड़े। जब राहुल जी जख्म पे मरहम लगाने के लिए सबसे पहले पहुंच गए, तो हम सब तो उनके सिपाही हैं, हम उनके साथ खड़े ही हैं, जाहिर सी बात है। जी, आपने बताया कि आप मौलाना आज़ाद से काफ़ी मुतासिर थे, उनकी तकरीर की बात कर रहे थे, और लेकिन एक बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान आज भी याद करता है जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को, जो मुसलमानों के लीडर हुआ करते थे। क्या आपको लगता है कि मुसलमान का लीडर होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, या राहुल गांधी ही मुसलमान के सबसे बड़े लीडर हैं आज? नहीं, देखिए, राहुल गांधी हिंदुस्तान के लीडर हैं। आप उनको किसी एक कौम का, एक समाज का, एक मजहब का लीडर नहीं करार दे सकते। उन्हें मुसलमान भी अपना लीडर मानता है, उन्हें बड़ी तादाद में दलित भी अपना लीडर मानता है, हिंदू भी अपना लीडर मानता है, इस देश का हर अमन पसंद इंसान उन्हें अपना लीडर मानता है। और उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे मुल्क में आया है, जो पैगाम उन्होंने मोहब्बत का दिया है। ऐसे में आपका ये कहना कि क्या ज़रूरी है मुसलमान होना ही मुसलमान का लीडर बनने के लिए, मुझे लग रहा है कि जो हिंदुस्तान की परिपाटी रही है, एक लंबे अरसे से मुसलमानों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करके लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तक, आप स्टेट में चले जाएं तो अलग अलग पार्टियों के, अगर रीजनल पार्टियों को देखें तो वहाँ भी उन्होंने नेता माना हो तो बड़े फराग दिली के साथ लोगों को कबूल करता है, और कभी इस बात की शिकायत भी नहीं करता। सर, आपके तरफ दूसरे कांग्रेसियों का कैसा रवैया रहा है? मेरी तरफ? जी। क्योंकि जैसे हम देखें तो आजम खान को अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया गया,
सापा के द्वारा जब उनके ऊपर केसेस लगे, आप क्या समझते हैं एक मुसलमान लीडर को कैसा ट्रीट करते हैं कांग्रेस में? नहीं, हमेशा मुझे बहुत मोहब्बत मिली, बहुत इज्जत मिली, बहुत अपनापन मिला। और हम कांग्रेस की मिट्टी थोड़ी अलग है, कांग्रेस में मोहब्बत थोड़ी अलग है। और मैं खुशनसीब हूँ, कांग्रेस ने इस देश को डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को राष्ट्रपति बनाया, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को राष्ट्रपति बनाया, सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। आप आगे आइए तो बरकतुल्लाह साहब को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, गुलाम नबी आज़ाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। तो कांग्रेस ने हमेशा अपनापन दिया है, गले से लगाया है, ताकत दी है, मजबूती दी है। तो आज मुझसे ये सवाल, मैं तो अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है, मुझे तो अभी सियासत में आए हुए महज 4 साल हुए हैं, और इन 4 सालों में मुझे 40 साल में जितनी मोहब्बत मिलनी चाहिए मुझे लगता है उतनी मिली है। सर, आप कांग्रेस में हमेशा रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, या अगर आपके पास कोई और ऑप्शन होता है तो आप कौन सी पार्टी चूज करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में जो लोग हैं उनसे ये सवाल बहुत बेमानी है कि आप इसी पार्टी में रहेंगे। जाहिर सी बात है, मैंने सियासत में आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं राहुल गांधी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, राहुल गांधी को नेता मानता हूँ और राहुल गांधी की सोच से बहुत मुतासिर हूँ। तो उनके साथ खड़ा हूँ, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और बाकी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे पास जाहिर सी बात है अगर मैं चुनता और मैं सोचता अपने मफाद के लिए तो शायद मैं किसी रीजनल पार्टी को चुनता, लेकिन मेरे लिए मुल्क और मुल्क की जमहूरियत और उसका संविधान ज़रूरी है, और मुझे लगता है वो सिर्फ कांग्रेस महफूज रख सकती है। सर, ये तो गुलाम नबी आज़ाद भी बोलते थे, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया कांग्रेस का। गलत किया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इमरान, हम फिर रुख लेते हैं आपके शुरुआती दौर की तरफ। आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस कैसा था, कहाँ था, क्या फील कर रहे थे? एक्चुअली मुशायरों का जो पहला स्टेज था वो बाद है, और लेकिन स्टेज पे बहुत शुरू से था। मैं 4th में था, 5th में था, तो कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। मुझे याद है मैं 9th में था तो पहली बार डिबेट में गया मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जीत के लौटा। तो सुबह प्रेयर में 5 मिनट मेरे ऊपर प्रिंसिपल साहब ने बोला, तो वो बड़े खूबसूरत दिन थे। वो तारीफ़ें जो हैं वो दुनिया की तमाम तारीफ़ों से प्यारी लगती हैं, आज भी याद आती हैं। तो बाकी मुशायरों में जिसको आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली आपने कब एंट्री की, तो ग्रेजुएशन का 2nd ईयर या 3rd ईयर था शायद, और प्रतापगढ़ में एक कवि सम्मेलन था। मुझे 100 रुपये पेमेंट मिला था, मुझे याद है वो, और उस वक्त का जो 100 रुपये है ना वो कई लाख के बराबर था। तो वो बड़ा प्यारा, मतलब वो यादें बहुत खूबसूरत हैं। और वही शुरुआत है। मुझे याद है मुझे अपने घर से बस पकड़ने के लिए, शहर आने के लिए 7-8 किलोमीटर साइकिल से आना पड़ता था, फिर बस मिलती थी। तो मैं साइकिल से लौटा था, और उस वक्त वापसी में मेरी जेब में 100 रुपये थे, तो बहुत अमीर होकर लौटा था मैं। तो वो बड़े खूबसूरत दिन थे। 2002-3 के आसपास का दौर था वो। सर, हम भी एक वक्ता हैं, और हम जब स्कूल और कॉलेज में जाते हैं तो लोग हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं, स्टेज फियर को कैसे कॉन्कर करते हैं। और हम ये सवाल आज आपसे पूछना चाहते हैं, हर वो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे सवाल करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो वो कॉन्फिडेंस आपको आता है ढेर सारे स्टेज पे जाने के बाद। शुरू में मेरे भी पाँव कांपते थे। मैं तो ऐसी जगह से हूँ कि हाई स्कूल तक खड़ी हिंदी बोलने पे पाँव कांपते थे। मतलब मैं, जिसको आप खांटी गांव कह सकते हैं, वो शाहिद का एक शेर है, मेरे दोस्त हैं उनका, कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं, क्या करूँ मजबूरियाँ हैं गाँव से आया हूँ मैं, और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूँ तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूँ मैं। तो हम ऐसी जगह से निकल के आए हुए थे। और सबके लिए, तमाम जो नए साथी हैं उन सबको ये समझना है कि वो धीरे धीरे खत्म होता है। एक बारगी ऐसा नहीं कि आप स्टेज पे जाओगे और सारा डर आपका काफूर हो जाएगा, लेकिन आप पूरे हिम्मत से जाएं और ये सोच के जाएं कि जो सामने बैठे लोग हैं वो भी आप जैसे ही हैं, वो कोई बहुत बड़े लोग थोड़ी हैं। ठीक है,
आप जो बोलने आए हैं उसे पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ अच्छे शब्दों का चयन करके बोलिए, दुनिया सुनेगी, दुनिया को सुनना पड़ेगा। बस ये मान के आइए आप बाकियों से बेहतर हैं, ये सोच के स्टेज पे खड़े होइए, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। सर, आप मुशायरों में जाते हैं, वहाँ आपको बहुत सराहा जाता है और बहुत सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक आप पे इल्ज़ाम है एक बहुत ही मशहूर और मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग शायर का कि आप अदब लिहाज थोड़ा कम करते हैं। तो किसका इल्ज़ाम है? मुनव्वर राना साहब का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने तो हमेशा उनकी, एक्चुअली देखिए मैंने हमेशा उनकी बहुत इज्जत की, अभी भी मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। तो हमारे बुजुर्ग हैं वो। दरअसल मुशायरों की एक रवायत थी और उस रवायत में ये था कि जो नया शायर आएगा वो उस्ताद का झोला उठा के ही आएगा। मैं जहां पैदा हुआ था उस जिले में कोई उस्ताद नहीं था जिनका मैं दामन पकड़ के आगे बढ़ता, और मैं उस मिजाज का था भी नहीं। तो फिर कुछ दिन बाद बुजुर्गों को अखरने लगा, क्योंकि जब आपके लिए तालियों का पहाड़ खड़ा हो जाए उनके सामने, जब आप पर फूल बरसने लगे, जो मुशायरों में कभी नहीं हुआ था, पहले ऐसा नहीं हुआ था। मुशायरों में स्टारडम नहीं था, मुशायरों में पैसे नहीं थे, कवि सम्मेलनों में पैसे थे, लेकिन मुशायरों में उसी दौरान 5 गुना कम पेमेंट पे शायर जो है वो पढ़ा करते थे मुशायरे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये दुनिया अलग है और मुझे इस दुनिया में अपना सिक्का जमाना है। हर आदमी अपना सिक्का जमाने आता है। अब नाराजगी हुई उन तमाम लोगों को जिनका कब्जा था मुशायरों पर। उसमें कोई एक नाम, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, उसमें कई बड़े नाम थे और सबको तकलीफ हुई उस दौर में। लेकिन वो तकलीफ जो है वो स्टेज की तकलीफ थी। मैं इज्जत नहीं करता उनकी, ऐसा नहीं था। मैं माइक पर खड़ा हूं तब मैं इमरान हूं और मेरी अपनी दुनिया है, सामने मेरी ऑडियंस है, पीछे कोई भी बैठा हो उससे मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मेरा परफॉर्मेंस खत्म हुआ, उसके बाद मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब एज ए आर्टिस्ट, एज ए शायर आप परफॉर्म करने के लिए खड़े हैं तो आपका भी हक उतना ही है जितना किसी बुजुर्ग का है। बाप वो भी है जिसका एक बेटा है, बाप वो भी है जिसके 10 बेटे हैं। तो जिन्होंने बहुत वक्त गुजार लिया है उनकी इज्जत भी है, लेकिन छोटों का भी तो एहतराम सम्मान है, वो भी तो लोगों को करना चाहिए। लेकिन कोई झगड़ा, वो जबरदस्ती की गॉसिप है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी बुजुर्ग को, दिक्कतें होती हैं जब आप एक आंधी तूफान की तरह आते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप चीज़ों को तहस नहस कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं खुशगवार हवा की तरह था, मैं तहस नहस करने नहीं आया था। मुशायरों में पैसे बढ़े तो सबका फायदा हुआ, सिर्फ मेरा थोड़ी। लेकिन आपको बहुत फेम मिला, बहुत तारीफ मिली। अहमद फराज जो है पाकिस्तानी मशहूर शायर, उन्होंने एक दफ़ा बशीर बद्र को सुना और उन्होंने कमेंट किया इंडियन शायरों पे। इंडियन शायर है, उन सबको बोला कि ये सारे जो शायर होते हैं वो शेर पढ़ते नहीं हैं, ये सब सिर्फ तारीफ की भीख मांगते हैं। आपका क्या कहना है? अब मेरे साथ, मैं अहमद साहब के दौर में, फराज साहब के दौर में पैदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं उनके दौर में होता तो शायद उनका नज़रिया ऐसा ना होता। मुझे कभी दाद मांगनी नहीं पड़ी और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि मुझे बहुत मोहब्बत दी मुशायरों की ऑडियंस ने, और मोहब्बत से ज़्यादा मतलब एक पागलपन की हद तक मोहब्बत दी लोगों ने। दीवानगी जो कभी मुशायरों में पहले था कि शायर पढ़ रहा है और बाद में किसी ने एक फ़ोटो खिंचवा लिया या एक ऑटोग्राफ ले लिया, बस इतना था। मैं किसी फिल्मी दुनिया का आदमी नहीं हूँ, हॉलीवुड में नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल अलग तरह की मोहब्बत आवाम ने दी। शायद मैं उनके मन की बात, उनके दिल के जज्बात जो थे उन्हें लफ्ज़ों में पिरो रहा था। इसलिए मुझे, आप मेरे विजुअल्स उठा के देखें, तमाम मुशायरों के, कोई एक नहीं, एक बार हादसे की तरह मेरे साथ वो मोहब्बतें नहीं थी, वो मुसलसल थी। हज़ारों हज़ार की आवाम मेरे लिए सुनने आ रही है और मुशायरा मेरे पढ़ने के बाद वो चली जा रही है, मैदान खाली हो जा रहा है और वो कंधे पे उठा ले रही है। तो ये शायद यूं ही तो नहीं है। वो मुझे लगता है वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, वो खुदा की तरफ से है और शोहरत कोई छीन के नहीं ले सकता, इंतज़ाम करके नहीं ले सकता। जबरन बरसाए गए फूल और अपने आप बरसे हुए फूलों में बहुत फ़र्क होता है। और मैं खुशनसीब हूँ कि
मेरे ऊपर जो फूल बरसे वो इंतजाम करके लाए हुए फूल नहीं थे। बेशक सर, आप जहां जाते हैं, बेशक इमरान, आप जहां जाते हैं आप 20-30 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा हुजूम आ जाता है। क्या कांग्रेस ने आपको इसलिए लिया है कि आप भीड़ इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे क्राउड पुलर है और उनकी रैलियों में क्राउड आपकी वजह से आ जाए ताकि? नहीं, हर वफा जिंदगी जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। सिर्फ के क्राउड पुलर हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, ऐसा तो बहुत लोग कर लेते हैं, कर भी सकते हैं। अब मुझे लगता है पार्टी ने शायद और सारी चीजें देखी, भरोसा जताया, तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ किसी एक वजह से आप पे कोई इतना एतमाद नहीं कर सकता। तो मेरी लीडरशिप, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खरगे साहब, पार्टी मुझ पे एतबार करती है और उसी का नतीजा है कि उसने मुसलसल इज्जत दी, मोहब्बत दी और मैं उसे निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल केओस काफी अरसे से चल रहा है। वहां का युवा कहां अपनी लीडरशिप ढूंढे सर? राहुल गांधी के साथ ढूंढे, महाविकास अघाड़ी के साथ ढूंढे और मुझे लग रहा है कि वो जुड़ रहा है। इस जो कुछ भी घट रहा है महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में लोगों का यकीन और बढ़ता जा रहा है। सबको ये समझ में आ रहा है कि यही वो लोग हैं जो डटे रहेंगे आखिर तक भाजपा की जो तोड़ने वाली राजनीति है उसके खिलाफ। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी जो हो रहा है उससे महाविकास अघाड़ी का, इंडिया का नुकसान हो रहा है। मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो कुछ घट रहा है वो हर दिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे लानत भेजने के लिए हो रहा है और आवाम हर दिन ये मान रही है कि जब डबल इंजन की सरकार में कौन सा इंजन पंक्चर हो गया कि तीसरे इंजन की जरूरत पड़ गई। तो जो हो रहा है इससे उदास न होने के बजाय मैं इसे एक अच्छे मौके की तरह देख रहा हूँ। आप जब सांसद बने तो आशीष देशमुख जो जनरल सेक्रेटरी रहे थे महाराष्ट्र के कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया ये बोल के कि एक गैर मराठी को बना दिया गया। अब आप बताइए, आपने अब 1 साल तो हो गया है, मराठी सीख ली? मुझसे पहले पी चिदम्बरम साहब वहाँ राज्यसभा सांसद थे, उनसे पहले राजीव शुक्ला जी थे। तो ये सवाल ही बेमानी है। और राज्यसभा बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से जाते हैं, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के, बहुत सारे तेलंगाना के नेता उत्तर प्रदेश से गए हैं, कहाँ के नेता कहाँ से गए हैं। तो एक चलन है। मनमोहन सिंह साहब राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। तो ये सवाल ही बेमानी है और जिन लोगों ने उठाया है उनकी अपनी एक लोकल पॉलिटिक्स है। तो उसमें उस वक्त उन्होंने किस वजह से उठाया, मौका तलाशते रहते हैं लोग कि कोई आए, एक चिट्ठी लिखे तो थोड़ा उस समय मीडिया उसको थोड़ा स्पेस दे देता है। बाकी अभी इस तरह की किसी चिट्ठी को कोई नोटिस भी नहीं लेगा। तो वो एक नॉर्मल बात थी। कर्नाटका के आप स्टार कैंपेनर थे, आप लोगों ने ऐसा क्या किया वहाँ पे कि पोलराइजेशन कम कर दिया और सारी जो नफरत थी उसको मोहब्बत में पलट दिया? भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में तकरीबन 21 दिन थी और राहुल गांधी जिन जिन रास्तों से गुजरे उन रास्तों में उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। यही वजह है कि पूरी ताकत लगा के भी भारतीय जनता पार्टी नफरत नहीं फैला सकी। दूसरी बात कि अपनी सरकार के दौरान भाजपा ने जो करप्शन किया था 40% वाला, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा था। हलाल, हिजाब और मंदिर के पास कोई मुसलमान अपना ठेला नहीं लगा सकता, फलों के ठेले पलट देना, ये सब जो बहुत सतही लेवल पे जाकर के उन्होंने नफरत बोने का काम किया, उसको वहां की आवाम ने ही फिर आखिरकार उखाड़ फेंका। नफरत जो है ना, वो एक लेवल तक लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, उसके बाद फिर बगावत होती है, जैसे कर्नाटका में हुई। और उसी दौरान राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से निकाला गया था, उनका घर लिया गया था। तो मुझे लग रहा है आवाम इससे भी नाराज थी। मैं इसकी पूरी क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को दूंगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ दिया एक तरह से, और उनका एक पहल था इंडियन अलायंस, उसके बड़े फेस हैं वो। और लेकिन ये इल्जाम लगाया जाता है कि जो भी अलायंस बनती है ऑपोजिशन की, वो मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए बनती है। ये इल्जाम लगाता कौन है? भाजपा।
तो मुझे लग रहा है वही है कि वो दरअसल इसके पीछे की मंशा समझिए, वो ये बोल करके अपने वोट बैंक को मजबूत रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे तो 9 साल में किया कुछ नहीं। सारे वादे जो है उनके, जो नारे थे, जो पोस्टरों पे लिखे थे, जो होर्डिंग्स में लगे थे, सबके सब एक के बाद झूठे साबित होते गए। उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि भाजपा के नेताओं से बचाओ। तो दरअसल उनका नारा वहां जाके पूरा हो रहा था। इधर प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार पे खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे थे, और उसके 2 घंटे बाद बिल्किस बानो के बलात्कारी गुजरात में रिहा किए जा रहे थे और उन्हें माला पहनाई जा रही थी। ये भाजपा का असली चरित्र दिखा लोगों को। इन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार, 400 का सिलेंडर 1250 का बिकने लगा, 20 रुपए 10 रुपए किलो का टमाटर 200 रुपए किलो बिकने लगा। लोगों ने ये देखा कि पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए में था वो 100 रुपए में बिकने लगा। तो एक एक करके इनके जितने नारे थे वो सब जुमले, 15 लाख तो जुमला था ही, अच्छे दिन तो जुमले थे ही। तो धीरे धीरे आवाम को लगने लगा कि नहीं, ये एकदम झूठे लोग हैं। और अब ऐसे में इनको लगता है कि फिर क्या बोलें। फिर ये कहते हैं कि नहीं, जो भी अलायंस बन रहा है वो तो मुसलमानों को एकजुट करने के लिए बन रहा है। ये मतलब जैसे होती नहीं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे स्टेटमेंट गलत इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, हिमाचल में, जहां मुसलमान की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है, इलेक्टोरल पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल, हिमाचल में तो 2-2.5% होगा मुसलमान, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा नहीं है, राजस्थान में तो एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसी भाजपा ने वसुंधरा के साथ यूनुस साहब को मिनिस्टर बना के रखा हुआ था। तो भाजपा किस मुंह से ये बात बोलती है? मुझे तो कभी कभी भाजपा के प्रवक्ताओं के बयानों पे कभी कभी हंसी आती है। मुझे कभी कभी जब हंसना होता है ना गाड़ी में, तो या तो मैं भोजपुरी का कोई गाना सुनता हूँ, फिर देखता हूँ कि उन्होंने क्या प्रयोग किया है शायरी के साथ, मतलब किस तरह का भाषा के साथ उन्होंने ज्यादती की है वो देखता हूँ। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा और हंसने का मन है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बौद्धिक प्रवक्ता माने जाते हैं सुधांशु जी, इन दिनों उनका जो रवैया है और जो उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज है वो सुन करके और देख करके मुझे हंसी आती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह से मतलब गिरावट आती जा रही है भाषाई मर्यादा तोड़ते हुए, वो बिल्कुल सरकार के समकक्ष चल रही है। तो मैं हंसता हूँ इस बीच वो जो कर रहे हैं। अच्छा है, वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और 2024 में बुझ जाएगा। ये इंडिया अलायंस मोदी जगरनॉट को रोक सकती है? मुझे लगता है कि मोदी बनाम इंडिया जिस दिन होगा उस दिन कोई भी एनडीए बनाम इंडिया या मोदी बनाम इंडिया, लेकिन मोदी अकेले नहीं है ना। उन्होंने पार्लियामेंट में नारा दिया था कि एक अकेला सब पर भारी, मैं सामने बैठा था जब उन्होंने ये बोला था। लेकिन आप सोचो कि 38 दल इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनका नाम भी हमने नहीं सुना था, मैं राजनीति में हूं फिर भी मैंने नाम नहीं सुना था। कई तो ऐसे हैं जो उनको गालियां देते थे मंचों पर खड़े होकर के। ओम प्रकाश राजभर के पुराने बयान निकालिए। चिराग पासवान आपको याद होंगे, 12 जनपथ मेरा ख्याल उनके वालिद साहब का, उनके पिताजी का, रामविलास पासवान जी का बंगलो था, और किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, रामविलास पासवान जी की स्मृतियां किस तरह से निकलवा करके जबरन फिकवाई गई थी। उन्हीं चिराग पासवान को चिट्ठी लिख करके बुलाना पड़ा, मांझी जी को चिट्ठी लिख के बुलाना पड़ा। तो ये जो एक शेर अकेला सब पर भारी पड़ रहा है ना, वो भी एक झूठा जुमला है। और वो 38 दलों के गठबंधन ने ये साबित कर दिया कि तमाम झूठों की तरह ये भी एक झूठ है। और इसलिए ये लड़ाई अगर इंडिया बनाम एनडीए है तो फिर जीत तो इंडिया की होनी है। इंडिया को कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। तो क्या वक्त आ गया है कि एक और भारत जोड़ो यात्रा होनी चाहिए, इस दफा वेस्ट टू ईस्ट? कार्यकर्ता चाहते हैं, जहां जहां से यात्रा नहीं गुजरी वहां उस हर प्रदेश का आदमी चाहता है कि राहुल जी हमारे दरवाजे आए, हमारी चौखट से गुजरे, हमारे सामने से गुजरे। कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है। अब अभी कुछ बहुत मीडिया के जरिए मैंने भी सुना है, लेकिन अभी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है पार्टी के किसी भी सदस्य के पास। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा रिस्पांस जो मिला था रागा को, वो कश्मीर से मिला था। लोग, ऐसी इमेजेस आ रही थी, लोग ट्रेनों में भर भर के, वैनों में भर भर के आ रहे थे। तो कश्मीरियों का जो एलियनेशन हुआ है 2019 से, उसको कैसे कांग्रेस कम करने का सोच रही है? देखिए, मैं पहले दिन से इस यात्रा का हिस्सा था और हम जब तमिलनाडु से चले तो हम सबके मन में बहुत संशय था कि कैसे, क्या, कहाँ।
अच्छा, फिर लगा कि भाषाई दिक्कतें, हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे कल्चर बदल रहा है, जबान बदल रही है। तो किसी ने कहा कि तमिलनाडु में चूंकि आप लोगों की गठबंधन की सरकार है तो यहाँ अच्छा हो जाएगा, केरल में अच्छा नहीं होगा। हम केरल आए तो उससे अच्छा हुआ। हम फिर ये कहा गया कि ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार नहीं, वहां जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। आंध्रा और अच्छा हुआ। फिर हुआ कि कर्नाटक तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहां तो भाजपा की सरकार है, होने नहीं देंगे। लेकिन मेरी आंखें गवाह हैं कि हजारों हजार लोग, लाखों लोग उमड़ करके जहां आबादी नहीं होती थी उन सड़कों पे भी हुजूम था। और मैंने तो ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं ना कि वो मेरे लिए यात्रा जो है ना, हिंदुस्तान को समझने का एक मैं हिंदुस्तान बहुत घूमा हूँ मुशायरों में, मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, दुनिया घूमा हूँ, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए एक अलग तजुर्बा था, एक अलग अनुभव था। मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं ना कि मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा न की होती तो जिंदगी में बहुत अधूरापन रह जाता। हम कर्नाटका से आगे बढ़े तो हमें लग रहा था कि तेलंगाना हमारी सरकार नहीं है, हमारा कैडर नहीं है, तो कैसे होगा। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, साउथ इंडिया तो अच्छा हो गया, जब नॉर्थ इंडिया में घुसेंगे तो वहां अच्छा नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र, मुझे याद है कि कम से कम 5 लाख लोगों की रैली हुई थी शेगांव में, नांदेड़ में। आगे बढ़े मध्य प्रदेश में वही हुजूम, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, और आखिर में जैसे होता ना कि आगाज बहुत अच्छा था, अंजाम हजारों गुना अच्छा हुआ। जिस मोहब्बत के साथ आसमान से बर्फबारी हो रही थी, उसी मोहब्बत के साथ लोगों ने राहुल जी को गले से लगाया, यात्रा को गले से लगाया। कश्मीरियत वहां पे दिखी हमें। और मुझे याद है राहुल जी भाषण कर रहे थे और हम लोग, बर्फ गिर रही थी, खड़े थे, जूते भरे हुए थे बर्फ वाले पानी से। वो बड़ा अजीब और बड़ा खूबसूरत यादगार लम्हा रहा है। कश्मीरियत को सलाम। कश्मीर ने पलकों पे बिठाया राहुल गांधी को, और शायद इसीलिए कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। जन्नत है वाकई। और राहुल गांधी की जो एक इमेज बनाई गई थी, उनको एक पेट नेम दिया जाता था, उसको चेंज करने में यात्रा कितनी कामयाब रही? दरअसल वो जो बनाया गया था वो झूठा था। अरबों रुपए, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए भाजपा ने, आरएसएस ने खर्च किया। ये बात कई बार व्यक्तिगत मुलाकातों में राहुल जी ने कही थी कि तो पूरा एक, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी मैं भी आपकी तरह मैंने उनसे सवाल पूछा है। तो 2017 में, 18 में, तो उन्होंने उस दौरान ये बात कही थी। तब मेरी समझ में कम आई थी। जब मैं सियासत में पूरी तरह आया तब मुझे लगा कि राहुल जी के बारे में कैसा झूठ बाहर परोसा जाता है। लेकिन मेरा अपना मानना है ना कि इतने सालों की भाजपा की मेहनत, इतने सालों का झूठा नैरेटिव, राहुल गांधी यात्रा पर निकले, उन्होंने शुरू में कोशिश की कि राहुल जी की टी शर्ट महंगी है, दाढ़ी के बाल बढ़ते जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, मुख्यमंत्रियों को छोड़ा गया कि दाढ़ी के बाल किससे किससे मिल रहे हैं वो गिन के बताओ। लेकिन आपने देखा होगा कि फिर इन 2-3 हमलों के बाद भाजपा बैकफुट पे आ गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करने के लिए, क्योंकि जो नैरेटिव बना था वो टूट गया। दरअसल राहुल गांधी वही हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखे। मैं जब राहुल जी से मिलता था घर पे, तो मैं अक्सर सोचता था कि यार दुनिया का हर आदमी, हिंदुस्तान का हर आदमी काश राहुल गांधी से मिल ले एक बार, क्योंकि जिस दिन वो राहुल गांधी से मिल लेगा वो समझ जाएगा कि असली राहुल गांधी कौन है। वो जो व्हाट्सएप पे सुबह सुबह कचरा आता है राहुल जी के बारे में, राहुल गांधी वो नहीं है। राहुल गांधी बहुत अलग, बहुत प्यारे इंसान है। आप सब ने देखा होगा कि सोनिया जी के जूते के फीते बांधते हुए एक विजुअल दुनिया ने देखा, बहुत सराहा लोगों ने। मेरा अपना मानना है कि सोनिया जी नहीं, अगर उस वक्त कोई और बूढ़ी माँ होती और उसके जूते के फीते खुल जाते तो राहुल गांधी जी उसके भी जूते के फीते बांधते, क्योंकि राहुल जी ऐसे ही हैं। उनको लेके झूठा एक नैरेटिव बना। और ये मतलब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके दर्शकों के लिए, आपके सुनने वालों के लिए, राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे इंसान है, इतने पढ़े लिखे इंसान है कि भाजपा का कोई भी बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके सामने बौद्धिक बहस नहीं कर सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। बस ये है कि आपने झूठा नैरेटिव बना दिया। ये मुल्क तो ऐसा है कि यहाँ जिसके पास डिग्री नहीं है उसको तो इंटायर पॉलिटिक्स में जो है वो पीएचडी दिखा दिया जाता है, और जिसने डिग्रियां भर भर के रखी हुई हैं उसको आप बताते हैं कि उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो ये ऐसा ही है। लेकिन अब नैरेटिव टूट रहा है, जनता जागरूक हो रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में राहुल जी को हम जिस दिन इख्तिदार पे देखेंगे उस दिन मुल्क और बेहतर समझ पाएगा, और वो इस मुल्क को बहुत खूबसूरत तरीके से चलाएंगे। आप उनके बहुत खास दोस्त रहे हैं इन कुछ सालों में। जाहिर सी बात है, ये बोला जाता है यू आर
who you spend your time with, तो आपने उनसे कौन सी ऐसी चीजें सीखी हैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स? क्या आप भी मार्शल आर्ट्स करते हैं या सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते हैं? नहीं, मैं देखिए, दोस्त क्या, वो हम ख्याल हैं और वो खूब सारी अच्छी बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे नेता हैं, मैं उन्हें अपना दोस्त नहीं मानता, लेकिन वो भाइयों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि मैं सर नहीं कहूँगी, मैं इमरान कहूँगी। मुझे याद है दूसरी मुलाकात में हम उनसे बात कर रहे थे तो मैंने उन्हें राहुल जी कहा, तो उन्होंने कहा जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप राहुल कह सकते हैं। तो वो जो सहजता आपस की बातचीत में दिखती है, उनकी सादगी दिखती है, वो अच्छी है। मैं गाने सुनता हूँ, लेकिन मैं गज़लें सुनता हूँ, मैं मेहंदी हसन को सुनता हूँ, मैं जगजीत साहब को सुनता हूँ, मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ। सबका अलग अलग मिजाज है, सबका अलग अलग टेस्ट है सुनने का। तो संगीत सुनिए, अगर सुन रहे हैं तो अपनी पसंद का सुनिए। कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है, लेकिन नफरत का संगीत मत सुनिए, बस इतनी सी बात है। राहुल गांधी के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई, वो बहुत एजुकेटेड हैं, वो बहुत कायदे के इंसान हैं, लेकिन जो आइडिया वो इंडिया का देख रहे हैं, क्या वो यूटोपियन आइडिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, क्या हमारी सोसाइटी अभी उतनी डेवलप्ड है मेंटली? नहीं, एक्चुअली ये कब तक, दरअसल ये जो आइडिया जो राहुल गांधी जी देख रहे हैं वो आज का आइडिया नहीं है, वो तो नेहरू का आइडिया है। मुझे लगता है नेहरू के आइडिया को विस्तार दे रहे हैं राहुल गांधी जी। तो अगर 1947 में कोई आदमी ये ख्वाब देख सकता है कि हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है और उसकी नींव डाल सकता है, आप तसव्वुर करिए कि मौलाना आजाद तो मौलाना थे ना, एजुकेशन मिनिस्टर थे ना। IIM, IIT, UGC, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, NSD, ये सब उसी दौरान की तो बुनियादें हैं। तो ये कहना कि बहुत मतलब आगे की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नेता तो विजनरी होना चाहिए ना। वो बस मित्रों कहने के लिए कोई नेता बना है तो फिर वो नेता कहेगा, भाइयों बहनों कह के काम चला रहा है तो नेता कहेगा। वो जो आगे 10 साल 15 साल आगे की सोच रहा है, उसकी दूरदर्शिता ही तो मुल्क को आगे ले जाएगी। वरना तो सत्ता जिनके हाथ में है उन्होंने मुल्क को 10, 20, 25 साल पीछे ढकेल दिया है, और उनका वश चले तो 25-50 साल और पीछे ले जाएं, आदिम युग में लेके चले जाएं। उनकी कोशिश तो वो माजी में मतलब खुदाई कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कितना भूतकाल में देश को ले जाया जाए, इतिहास की गलतियां ढूंढ के कैसे गिनाई जाए। भाई आप 9 साल से देश पे हो, शासन कर रहे हो, आपने क्या किया वो गिनाओ। तो क्या राहुल गांधी पीएम का चेहरा है और उनमें कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो उनको प्रधानमंत्री बना सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। और देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिटीज मतलब क्या होनी चाहिए? अगर ये सवाल मैं पूछूं, पढ़ा लिखा इंसान हो, सभ्य हो, सादा मिजाज हो, मुल्क के हर दर्दमंद इंसान को गले से लगाए, यही तो इस देश के नेता में हम ख्वाब देखते हैं ना। या फिर ऐसा कि जो 10 लाख के सूट पहने, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान न करे, जमहूरियत को हर दिन कुचलने की कोशिश करे। हम ऐसा नेता चाहते हैं क्या? जाहिर सी बात है नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि जो जमहूरियत में यकीन रखे, संविधान में यकीन रखे, और मुझे लगता है राहुल जी उसमें यकीन रखते हैं। सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? इमरान, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपको राज्यसभा में ही रहना है या आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ भी जाना है? मेरा अपना मानना है कि हम लोग मतलब बहुत प्लान बना के जिंदगी गुजारने वाले लोग नहीं हैं। जैसी जरूरत होगी वैसे ढल जाएंगे। मैं पार्लियामेंट आया, जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना महाराष्ट्र से, मैं लैंड हुआ दिल्ली में, तो उस दिन पता चला कि अगले दिन ईडी राहुल जी को बुला रही है, परेशान करना चाहती है। तो मैं जश्न नहीं मना रहा था। मैं रात के 3 बजे AICC पहुंच करके, जो सोफा हमारे ऑफिस में पड़ा रहता है ना, वो 2 सीटर जिसमें आपके पैर और हाथ मुड़ से जाते हैं, अब सोना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं रात में 3 बजे वहां पहुंच के उस पर लेट करके सोया। सुबह उठा तो ब्रश मंजन नहीं था, तो किसी तरह से वो अंदर AICC के अंदर जो पेड़ थे उसमें से किसी से दातून तोड़ी और दांत वांत मांझ करके फिर पता चला 10 बजे खड़े होकर के नारा लगा रहे हैं। तो 10 दिन मुसलसल हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे। फिर पार्लियामेंट गए तो पता चला कि महंगाई पे प्रोटेस्ट है, डेली डिटेन होकर के थाने जा रहे हैं, 7-7 घंटे डिटेन है। तो जैसी जरूरत है हम वैसे खड़े हैं, हम जैसे सड़क पर हैं वैसे ही संसद में हैं।
हम मतलब जो जरूरत है उसके हिसाब से ढलने वाले लोग हैं। मुल्क को जैसी जरूरत रहेगी वैसा करेंगे, पार्टी को जैसी जरूरत रहेगी वैसा करेंगे। पार्टी कहेगी राज्यसभा में रहना है राज्यसभा में रहिए, पार्टी कहेगी जाइए चुनाव लड़िए चुनाव लड़ूंगा। मैं उसी दुनिया से आया हुआ आदमी हूँ। मैं कौन सा दूसरे ग्रह से आया हुआ आदमी हूँ कि नहीं मैं मतलब मैंने बस कुछ सोच रखा है इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। जैसी पार्टी को जरूरत है वैसा करूंगा और वैसा खड़ा मिलूंगा। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बेहतर नेता कौन? मुझसे कोई ये पूछे कि आप अपने भाई बहन में किसे बेहतर मानते हैं, मैं कैसे ये सवाल का जवाब दे सकता। एक मेरे लिए बड़े भाई की तरह है, एक मेरे लिए बड़ी बहन की तरह है। तो दोनों की अलग स्टाइल है पॉलिटिक्स की, और दोनों जरूरी हैं इस मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए, और दोनों इसी तरह से लोकप्रियता के शिखर पर रहें, अच्छा काम करें, पार्टी को आगे ले जाएं। मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता कि दोनों में से कौन। मुझे लगता है मैं अब आप कहें कि दोनों आंख में से एक आंख आपको कौन सी प्यारी लगती है, मुझे मेरी दोनों आंखें प्यारी हैं। दोनों आपके बड़े चहेते हैं। बिल्कुल। आपने एक जमाने में लिखा था कि अपनी मोहब्बत का बस यही उसूल है, तू कबूल है और तेरा सब कुछ कबूल है। वो एक शायराना दौर रहा होगा। अब क्या आप ये सब इस तरह की मोहब्बत वाली शायरी लिखते हैं या आपने बंद कर दिया है? आप लिखेंगे कि जैसे फैज लिखते थे, मुझे मोहब्बत का वक्त नहीं है और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अब आप लिखते हैं मणिपुर में, अब आप लिखते हैं कश्मीर में, शायद अब आप हरियाणा पे भी लिख दें। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि दुनिया में वही इंकलाब बर्पा कर सकता है जिसने मोहब्बत की हो, या जो मोहब्बत को महसूस करता है, जो मोहब्बत को समझता है। इसको आप इस तरह से भी देखें कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी ने ही एक दिन लिखा कि चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। पूरी गजल आप सुनिए तो आपको लगेगा, एक तरफ देखेंगे तो शायर मतलब बिल्कुल इश्क में डूबा हुआ और टूटा हुआ लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ वही नारा दे रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद। तो और वो नारा पूरी जंगे आज़ादी का सबसे बड़ा नारा बन गया। तो शायर के कई सारे रूप हैं, और मोहब्बत लिखने की कोशिश कभी कभी सोचता हूँ कि लिखूं, वक्त कम मिलता है, क्योंकि बतौर शायर के साथ साथ बतौर सांसद बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो उन सब में इतने टुकड़ों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो अपने लिए कुछ सोचने का बहुत कम वक्त है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुल्क को ज़रूरत है और इस वक्त में मुझे पूरी तरह से खड़े रहना चाहिए। अभी हम उलझे हुए हैं गमे मोहब्बत में, ठहर ज़माने तेरा भी हिसाब देखेंगे, कभी ना कभी वक्त निकालूंगा अपने लिए इंशाल्लाह। इसीलिए आप कोई अपने मिजाज को देख के, आज आपका जिस तरह से मिजाज है, जो माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से आपको सही लगे, आप एक नज्म पढ़ दीजिए। सुना देते हैं आपको। कौन सी नज्म? आपकी कोई फरमाइश हो तो सुना देंगे, नहीं तो मैं हमें तो रुमानी अच्छी लगती है, लेकिन माहौल थोड़ा संजीदा चल रहा है देश में, तो ऑडियंस शायद वो ज्यादा सुनना चाहे। तो आप मणिपुर वाली नज्म कहें, मैं मणिपुर की नज्म सुना देता हूँ आपको, जो इन दिनों सुनी भी खूब जा रही है और वो मेरे दिल से निकली हुई नज्म है। मैंने तो एक दिन पार्लियामेंट में भी कोशिश किया कि स्पेशल मेंशन लिख के दिया चेयरमैन साहब को कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं मणिपुर में लोगों को, तो आप मुझे नज्म सुनाने दें, मैं नज्म सुना करके ही, मैं बोलूँगा नहीं बल्कि नज्म सुनाऊँगा। लेकिन उसकी भी परमिशन नहीं मिली। लेकिन किसी न किसी दिन में, जिस दिन भी पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला, मैं कोशिश करूँगा कि मैं मणिपुर का, हरियाणा का तमाम जगहों का दर्द और जो नफरतें हैं उनको सामने रखूं। मैं वो नज़्म आपको सुना देता हूँ कि दर्द कितना किसे अब सुनाएं सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं सुनो, रोएं चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए,
रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों के घर जान और माल का मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। किसका दर जाके अब खटखटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। बहुत शुक्रिया। एक नज्म और अगर आप सुना पाए जो भी आपकी पसंदीदा है। मतलब किसी माँ से ये पूछना कि उसे उसका कौन सा बच्चा ज्यादा पसंद है, तो किसी शायर से भी बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि आप कौन सी नज्म आपको ज्यादा सुना सकते हैं अगर आपको पसंद। नहीं, मैं गजलें नहीं गाता हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं शायर हूँ। हाँ, गुनगुना देता हूँ अपनी लिखी हुई गजलें, लेकिन मैं हबीब जालिब को सुना देता हूँ आपको। आप उनकी बहुत सारी शायरी मुझे पसंद है, लेकिन एक गजल जो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ वो मैं आपको सुना देता हूँ कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है ज़माने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। 1 घंटे के दौरान एक चीज तो हमें समझ आ गई, आप इतना कंफर्टेबल कर देते हैं और आप इतना रूट से जुड़े हुए हैं। जो भी आपसे बात करें, शायद पहले इमरान सर बोलता रहे जैसे हम बोलते रहे, अब हम आपको बहुत कंफर्टेबली इमरान बोल सकते हैं। और अगर यही हमारे देश का फ्यूचर है, यही युवा नेता है, तो देन आई एम ऑल इन फॉर इट। बहुत शुक्रिया सर आपका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।